मेरी बहू इतना अत्याचार करती है हम पर। मैं अब इस घर में नहीं रह सकता। अरे रामू, घर की सफाई हुई या नहीं? जल्दी से चाय का पानी आंच पर चढ़ाओ। सवेरे सवेरे अम्मा की आवाज से अचानक मेरी नींद खुली तो देखा वो नौकरों पर अलग अलग निर्देश दे रही थी। पूरे घर में हलचल मची हुई थी। आज गरीब रथ से जया दीदी आने वाली है। जया दीदी हम बहनों में सबसे बड़ी है। उनकी शादी बहुत ही ऊंचे खानदान में हुई है। साथ में दोनों बच्चे व जीजा जी भी आ रहे हैं। अम्मा चाहती हैं कि इंतजाम में कोई कमी ना रहे। तभी बाबूजी की आवाज आई, अरे बैठक की चादर बदली की नहीं, मेहमान आने ही वाले होंगे, सब कुछ साफ सुथरा होना चाहिए। कभी कभी तो आ पाते हैं बेचारे, उनको छुट्टी ही कहाँ मिलती है। तभी अम्मा की नज़र मुझ पर पड़ी। अरे नीना, तू तो ऐसे ही बैठी है और यह क्या? मुन्नी तो एकदम गंदा है। चल उठा, नहा धो कर नए कपड़े पहना। और हाँ, मुन्ना को भी ढंग के तैयार कर देना, वरना मेहमान कहेंगे हमने तुझे ठीक से नहीं रखा। अम्मा की बात सुनकर मन कौसला हो गया। मैं भी शादी के बाद जब एक से दो बार आई थी तब घर का माहौल ऐसा ही रहता था। पहली बार जब मैं शादी के बाद मायके आई थी तब सब कैसे खुश थे, क्या खिलाए कहाँ बैठाएं, लग रहा था जैसे मैं कभी आऊंगी ही नहीं। लेकिन कितने दिन ऐसा आदर सत्कार मुझे मिला। ससुराल जाते ही सबको मेरी बीमारी के बारे में पता चल गया। कुछ दिनों तक तो उन लोगों ने मुझे बर्दाश्त किया, फिर बहाने से यहाँ लाकर बैठा गए। दरअसल मुझे सफ़ेद दाग की बीमारी थी जिसे छिपाकर मेरी शादी की गई थी। फिर घर की प्यारी बेटी जो पिता की आंखों का तारा व माँ के लिए नाज थी के साथ शुरू हुआ एक नया अध्याय। जो पिता मेरा खुले दिल से इलाज करवाते थे, उन्हें अब मेरी ज़रूरी दवाइयाँ भी बोझ लगने लगी। माँ को शर्म आने लगी कि पास पड़ोस वाले कहेंगे कि बेटी मायके में आकर ही बस गई। भाई बहन भी कटाक्ष करने से बाज नहीं आते थे। अभी यह लड़ाई चल ही रही थी कि पति का बोया हुआ बीज आकर लेने लगा। खैर जैसे तैसे मुन्नू का जन्म हुआ। नाती के जन्म की जैसी खुशी होनी चाहिए वैसे किसी में नहीं थी। बस एक कोरमा पूरा किया गया। धीरे धीरे मुन्नू 3 साल का हो गया। तब मैंने भी ठान ली कि ऐसे बैठी रहकर ताने सुनने से अच्छा है कुछ काम किया जाए। सिलाई कढ़ाई और पेंटिंग का शौक मुझे शुरू से ही था। शादी के पहले मैंने सिलाई का कोर्स भी किया था। मैं अगल बगल की कुछ लड़कियों को सिलाई सिखाने लगी। उनको मेरा सिखाने का तरीका अच्छा लगा तो वो और लड़कियों को भी ले आई। इस तरह मेरा सिलाई सेंटर चल निकला। ढेर सारी लड़कियां मुझसे सिलाई सीखने आने लगी और इससे मेरी अच्छी कमाई होने लगी। मुन्नू के 4 साल का होने पर मैंने उसके पास के प्ले स्कूल में भर्ती करवा दिया। अब मेरे पास समय भी काफ़ी बचने लगा जिसका सदुपयोग मैं अपनी सिलाई सेंटर में किया करती थी। धीरे धीरे मेरा सेंटर एक मान्यता प्राप्त सेंटर हो गया। काम काफी बढ़ जाने के कारण मुझे 2 सहायिका भी रखने पड़े। इससे मुझे अच्छी मदद मिलती थी। अभी जिंदगी ने रफ्तार पकड़ी ही थी कि भैया की शादी हो गई। नई भाभी घर में आई तो कुछ दिन तो सब कुछ ठीक रहा, मगर धीरे धीरे उनको मेरा वहाँ रहना नागवारा गुजरने लगा। माँ अगर मुन्नू के लिए कुछ भी करती तो उनका पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता। शुरू शुरू में तो वो कुछ नहीं कहती थी, लेकिन बाद में खुलेआम विरोध करने लगी। एक दिन तो हद ही हो गई थी। बाबूजी बाजार में
मुन्नू के लिए खिलौना ले आई। उन्हें देखते ही भाभी एकदम फट पड़ी, चिल्लाकर बोली, बाबूजी, घर में अब यह सब फिजूल खर्ची बिल्कुल भी नहीं चलेगी। इस महंगाई में घर चलाना ऐसे ही मुश्किल हो गया है। ऊपर से आप आए दिन मुन्नू पर फिजूल खर्ची करते रहते हैं। हालांकि ऐसा नहीं था कि घर की माली हालत खराब थी। भैया कॉलेज में हिंदी के प्रोफेसर थे और बाबूजी को भी अच्छी खासी पेंशन मिलती थी। मुझे भाभी की बातें उतनी बुरी नहीं लगी जितना बुरा बाबूजी का चुप रहना लगा। बाबूजी का ना बोलना मुझे भीतर तक भेद गया। मैं सोचने लगी, क्या बाबूजी पुत्र प्रेम में इतने अंधे हो गए हैं कि बहू की बातों का विरोध तक नहीं कर सकते। उन्हीं बाबूजी की तो मैं भी संतान थी। मेरा मन कचोट कर रह गया। क्या शादी के बाद लड़कियां इतनी पराई हो जाती हैं कि माँ बाप पर भी उनका हक नहीं रहता। खैर, जैसे तैसे मन को मनाकर मैं फिर सामान हो गई। मुन्नू को स्कूल भेजना और मेरा सेंटर चलाना जारी रहा। मेरा सिलाई सेंटर दिन ब दिन मशहूर होता जा रहा था। अब आसपास के गांवों की लड़कियां और महिलाएं भी आने लगी थीं। मेरी कमाई अब अच्छी होने लगी थी, इसलिए मैं हर महीने कुछ रुपए माँ के हाथ में रख देती थी। शुरू में तो माँ ने मना किया, परंतु मेरे यह कहने पर कि अगर मैं लड़का होती और कमाती रहती तो तुम पैसे लेती ना, वो मान गई थी। कुछ पैसे मैं भविष्य के लिए बैंक में भी जमा कर देती थी। किसी तरह जिंदगी की गाड़ी चल रही थी। घर में भाभी की चिक चिक बस्तूर जारी थी। माता पिताजी के प्रेम पुत्र से भाभी का दिमाग एकदम चढ़ गया था। अब तो वो अपने आप को उस घर की मालकिन समझने लगी थी। हालांकि माँ का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक था और वो घर का कामकाज भी करना चाहती थी, लेकिन धीरे धीरे माँ को उन्होंने एकदम बिठा दिया था। उन्हें खाना बनाने का बहुत शौक था, खास करके बाबूजी को कुछ नया बनाकर खिलाने का, जिसे वो बड़े चाव से खाते थे। लेकिन भाभी को यह सब फिजूल खर्ची लगती थी, इसलिए उन्होंने माँ को धीरे धीरे रसोई से दूर कर दिया था। मैं तो उन्हें फूटी आँख ना सुहाती थी। मुझे देखते ही वह बेवजह अपने बच्चों को मारने पीटने लगती थी। एक दिन मैं दोपहर को सिलाई सेंटर से खाना खाने घर पहुंची तो बाहर बहुत धूप थी। सोचा था घर पहुंचकर आराम से खाना खाऊंगी। हाथ मुंह धोकर खाना लेकर बैठी ही थी कि भाभी ने भुनभुनाना शुरू कर दिया कि कितना आराम है, बैठे बैठे आराम से खाना जो मिल जाता है। मुफ्त के खाने की लोगों को आदत लग गई है। अरे, जितना खर्चा इसमें लगता है उतने में तो हम दो नौकर रख लें। सुनकर हाथ का कौर हाथ में ही रह गया। लगा जैसे खाना नहीं जहर खा रही हूँ। फिर खाना बिल्कुल नहीं खाया गया। हालांकि जितना बन पाता था मैं सुबह किचन का काम करके ही सिलाई सेंटर जाती थी, लेकिन भाभी को तो मुझसे बैर था, इसलिए हमेशा मुझसे ऐसी बातें बोलती थी। लेकिन उस दिन उनकी बातें मेरे दिल को चीर गई और मैंने सोच लिया कि बस अब बहुत हो गया, अब और बर्दाश्त नहीं करूँगी। उसी क्षण मैंने फैसला कर लिया कि
अब इस घर में नहीं रहूंगी। कुछ दिन बाद छोटे से 2 कमरे का घर तलाश कर मैंने अम्मा बाबूजी के घर को छोड़ दिया। हालांकि घर छोड़ते समय माँ ने हल्का विरोध किया था, लेकिन कब तक मन को मारकर मैं जबरदस्ती इस घर में रहती। नए घर में आने के बाद मैं नए उत्साह से अपने काम में जुट गई। अपने घर की याद तो बहुत आती थी, मगर फिर सोचती कैसा घर जब वहाँ मेरी कोई कीमत ही नहीं। खैर, मैंने अपने आप को पूरी तरह से अपने काम में रम लिया। सिलाई सेंटर में लड़कियों की भीड़ ज़्यादा बढ़ गई तो सेंटर की एक शाखा और खोल ली। मुन्नू भी दिन ब दिन बड़ो होता जा रहा था और पढ़ाई में जुटा था। पढ़ाई में वह काफ़ी होशियार था, हमेशा अच्छे नंबरों से पास होता था। दिन पंख लगाकर उड़ रहे थे। अम्मा बाबूजी का हाल चाल फ़ोन से पता चल जाता था। कभी कभार मुन्नू से मिलने के लिए वो आ भी जाते थे। अब मेरा काम बहुत बढ़ गया था। मैंने एक बुटीक भी खोल लिया था, जिसे हमारे सेंटर की लड़कियां और महिलाएं मिलकर चला रही थी। मेरा बुटीक ऐसा चल निकला कि मुझे कपड़ों के निर्यात का भी ऑर्डर मिलने लगा। मैं बहुत खुश थी कि मेरी वजह से कई महिलाओं को रोजगार मिला था। अब मुन्नू भी MBA करके मेरे आयात निर्यात का काम देखने लगा था। उसके बारे में मुझे एक ही चिंता थी कि उसकी शादी कर दूं। एक दिन मेरे मायके की पड़ोसनी गीता आंटी मिली। कहने लगी कि तुमको पता है तुम्हारे मायके में क्या चल रहा है। मेरे इनकार करने पर उन्होंने बताया कि तुम्हारी भाभी तुम्हारे माँ बाबूजी पर बहुत अत्याचार करती है। तुम्हारा भाई तो कुछ बोलता ही नहीं। अभी कल तुम्हारे बाबूजी मुझसे मिले थे। वो किसी वृद्धा आश्रम का पता पूछ रहे थे। जब मैंने पूछा कि वो वृद्धा आश्रम क्यों जाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं अब इस घर में एकदम नहीं रहना चाहता हूँ। बहू का अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। सुनकर मैं रो पड़ी। मेरे बाबूजी अम्मा की यह हालत हो गई और मुझे पता भी नहीं चला। मेरा मन धिक्कार उठा। यहाँ मेरी वजह से कई परिवार चल रहे थे और वहाँ मेरे माँ बाबूजी की यह हालत हो गई है। रात को ही मैंने फैसला कर लिया, बहुत हुआ अब और नहीं। अम्मा बाबूजी को मैं यहाँ ले आऊँगी। अगले ही दिन गाड़ी लेकर मैं और मुन्नू उनको लेने के लिए घर गए। हमें देखते ही वो रोने लगे। हमने उन्हें चुप करवाया, फिर साथ चलने को कहा। अभी वो कुछ बोलते उससे पहले ही वहाँ भाभी आ गई और अपना वही अनर्गल प्रलाप करने लगी। बाबूजी ने उनकी तरफ देखा और शांति से बस इतना ही कहा, हमें जाने दो बहू। अम्मा बाबूजी गाड़ी में बैठ गए। मुझे लगा आज मैं हवा में उड़ रही हूँ। आज मैंने ज़िंदगी की जंग को जीत लिया था। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी। मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ।